हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधा सिंह और 7वीं क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम फेज मॉड्यूलेशन के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे, मीन्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या कह सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करेंगे। तो स्क्रीन पे हम सभी क्वेश्चंस देख रहे हैं। उसके लिए मैंने अगेन फेज मॉड्यूलेशन के लिए मैंने गूगल फॉर्म बना रखा है। तो हम यहाँ पर देखते हैं इस फेज मॉड्यूलेशन का जो ये लिंक है, जो मैंने गूगल फॉर्म बना रखा है, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक दे दूँगी। तो अगेन हम यहाँ पर शुरू करते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है निम्न मॉड्यूलेशन तकनीकों पर विचार करें। यानी कि आपकी जो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं उन पे हमें देखना है कि क्या चीज़ें होती हैं, इनमें क्या चीज़ें हैं। तो ये दे रखा है AM, FM, PM और PAM। तो इनमें से एंगल मॉड्यूलेशन है। इसमें से एंगल मॉड्यूलेशन कौन सी है? तो एंगल मॉड्यूलेशन जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा था, एंगल मॉड्यूलेशन में आपकी फ्रीक्वेंसी और फेज मॉड्यूलेशन दोनों आती हैं। तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं हमारे ऑप्शन में है, इसमें लिखा हुआ है केवल B। ठीक है, तो केवल B नहीं होगा। A और B तो बिल्कुल भी नहीं होगा। B और C, ठीक है। FM और PM आपकी एंगल मॉड्यूलेशन होती हैं। तो जो आपका आंसर होगा B और C। D जो है आपका PAM आपका एंगल मॉड्यूलेशन नहीं होता है। PAM का फुल फॉर्म होता है पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन। ठीक है, ये हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा C। FM और PM आपके एंगल मॉड्यूलेशन हैं। तो आप किस पे क्लिक करोगे? आपके C पे आप क्लिक करोगे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? ठीक है, अगेन फेज मॉड्यूलेशन में क्या होता है? फेज मॉड्यूलेशन में हमें पता है कि जैसे कि कोई भी मॉड्यूलेशन हो तो उसका कैरियर की आपकी वैल्यूज़ चेंज होती है अकॉर्डिंग टू मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हमारा कैरियर का फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो ठीक है, ये हमारा सही है। ठीक है, कैरियर का आयाम मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है, वो AM में होता है। ठीक है, कैरियर का फेज तथा फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, तो ये नहीं होता। ठीक है, कैरियर की फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होती है, तो ये FM में होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है कि वो किस टर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये हमारा फेज मॉड्यूलेशन है। तो फेज मॉड्यूलेशन में कैरियर का फेज मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के अनुसार परिवर्तित होता है। तो आपका आंसर A जो होगा वो सही होगा। तो आप यहाँ पर A पर क्लिक करेंगे। ओके, सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, अधिकतम फेज विचलन। ठीक है, फेज विचलन क्या होता है? ठीक है, मतलब मैक्सिमम आपका जो फेज विचलन है वो क्या होता है, इसको हम डेल्टा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जो आपका फेज़ वेरी होगा, यानी अधिकतम माइनस न्यूनतम में आप जो माइनस करोगे, यानी मैक्सिमम वैल्यू उसकी कितनी होनी चाहिए, तो वो किस पर डिपेंड करेगी? क्योंकि ये जो भी चीज़ होती है आपकी मतलब फेज जो चेंज हो रहे हैं वो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के समानुपाती होते हैं। तो ये चीज़ आपकी सही रहेगी। तो यानी डेल्टा फाई आपका क्या होता है? नॉर्मली जब आप इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन देखते हैं तो वहाँ पर डेल्टा फाई की वैल्यू जो होती है, ठीक है, वो आपकी होती है KP AM के बराबर। ठीक है, KP एक नियतांक है और AM क्या है आपका एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। ठीक है, तो ये चीज़ हमने यहाँ पर देखा कि ये मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के समानुपाती होता है। पहला सही है। दूसरा क्या है, फेज मॉड्यूलेशन के मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर होता है। और हम ये भी देखते हैं कि जो डेल्टा फाई है वो मॉड्यूलेशन इंडेक्स MP के M ऑफ P के बराबर होता है। ठीक है, तो इसमें आपका दोनों ऑप्शन सही है, A और B। तो आप किस पे क्लिक करोगे? ऑप्शन नंबर C पे, A और B दोनों। ठीक है, तो आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है? अधिकतम फेज विचलन मॉड्यूलेटिंग सिग्नल के आयाम के समानुपाती भी होता है और मॉड्यूलेशन इंडेक्स के बराबर भी होता है। ठीक, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर। एक फेज मॉड्यूलेटर द्वारा FM तरंग प्राप्त किया जा सकता है। यानी हम फेज मॉड्यूलेटर में ऐसा क्या लगाएं कि हमें FM तरंग मिल जाए। तो नीचे देखिए आप छोटे से स्क्रीन बॉक्स में आपको दिख रहा होगा
कि जो फेज मॉड्यूलेशन का सिग्नल होता है, स्टैंडर्ड इक्वेशन वो क्या होता है, AC cos 2 पाई FCT प्लस KP m(t), ठीक है, जिसमें MT क्या है, मैसेज सिग्नल है, ठीक है। अब अगेन यहाँ FM का सिग्नल क्या होता था, FMT इक्वल टू AC cos 2 पाई FCT प्लस 2 पाई KF इंटीग्रेशन 0 से T MT dt, यानी कि यहाँ पर मैसेज सिग्नल का हम इंटीग्रेट कर दे रहे हैं, मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट कर दे रहे हैं। तो दोनों इक्वेशन में अगर हम देखते हैं कि दोनों में नॉर्मली वैल्यूज़ आपकी सेम दिख रही है, कोसाइन के अंदर के टर्म्स का फॉर्मूला है, यानी ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है, ये भी एक एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो मैसेज सिग्नल है वो इंटीग्रेट के फॉर्म में है, ठीक है। तो यदि हम इस सिग्नल को पहले इंटीग्रेट कर दें, ठीक है, कहने का मतलब एक मॉड्यूलेटिंग सिग्नल लेते हैं हम MT और यहाँ पर एक इंटीग्रेटर लगा दें, ठीक है, यहाँ पर हम एक इंटीग्रेटर लगा देते हैं, तो अब इससे जो आउटपुट आएगा वो हमारा इंटीग्रेट MT हो जाएगा, ठीक है। तो इस आउटपुट को अगर हम अब PM में देते हैं, ठीक है, यानी कि एक फेज मॉड्यूलेटर में देते हैं dm ऑफ dt को और यहाँ पर एक CT सिग्नल देते हैं, ठीक है। तो इससे जो अब सिग्नल हमारा जनरेट होगा वो कैसा सिग्नल जनरेट होगा, एक FM वेव जनरेट होगा, ठीक है। तो यही चीज़ इस आपके क्वेश्चन में पूछा है कि एक फेज मॉड्यूलेटर द्वारा, यानी अगर आप एक फेज मॉड्यूलेटर द्वारा, ये फेज मॉड्यूलेटर है, इससे आउटपुट में हमारा एक FM सिग्नल प्राप्त हो रहा है, तो वो हमें किसके थ्रू मिला है, तो हमने उसके लिए सबसे पहले क्या किया है कि मैसेज सिग्नल को इंटीग्रेट कर लिया, किसके द्वारा, किस सहायता से, इंटीग्रेटर की सहायता से, ठीक है। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा A, इंटीग्रेटर की सहायता से, ठीक है। इसका अब जस्ट उल्टा पूछा जाए, अगर अगला क्वेश्चन जैसे कि हम देखते हैं कि एक फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटर द्वारा PM तरंग को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो आप सिंपल सी चीज़ है कि जैसे कि यहाँ पर आपको FM मतलब इस FM के थ्रू आपको एक PM सिग्नल प्राप्त करना है, तो सिंपल सी चीज़ है, आप इस मैसेज सिग्नल को पहले डिफ्रेंशिएट कर दो क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेट हो रहा है, ठीक है, तो ये प्रोसेस कैंसिल आउट हो जाएगी। तो अगेन जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर वाले क्वेश्चन के लिए हम एक मैसेज सिग्नल MT को एक डिफरेंटिएटर के थ्रू अगर हम पास कराते हैं तो ये अपना हमारा जो सिग्नल होता है dMT/dt ये हमें मिलेगा। इसे अगर हम एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर में डालते हैं FM यानी FM मॉड्यूलेटर, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट हमारा क्या होगा, PM वेव होगा, ठीक है। तो यही है कि एक फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेटर द्वारा PM वेव को लेने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ता है, एक हम डिफरेंशिएटर की सहायता से आप एक FM मॉड्यूलेटर से PM सिग्नल भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्न में से कौन सी तकनीक में आयाम लिमिटर द्वारा शोर का प्रभाव कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। ऑप्शन में है आपका AM, FM, PM या उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो जो आयाम लिमिटर होते हैं, ठीक है, जो एम्पलीट्यूड को लिमिट करे, तो ये सिर्फ AM में नहीं लगाए जा सकते, ठीक है। आपके किस में ये नहीं लगाए जा सकते हैं, ओनली AM में ये नहीं यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। बाकी FM और PM में इनका यूज़ किया जाता है और उसकी सहायता से ही हम इसमें शोर को कम कर सकते हैं, PM और FM में, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा है कि निम्न में से कौन से तकनीक में आयाम लिमिटर द्वारा शोर का प्रभाव कम नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो इन दोनों में तो किया जा सकता है, आपके FM और PM में किया जा सकता है, तो किस में नहीं किया जाता, आपके AM में। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका AM, ठीक है। तो इस पर आप किस पे क्लिक करोगे, आपके AM, ऑप्शन नंबर A पे आप क्लिक करोगे। 7वां क्वेश्चन हम देखते हैं, यदि मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी FM परिवर्तित हो तो फेज मॉड्यूलेशन का मॉड्यूलेशन इंडेक्स MP के मान में मतलब क्या परिवर्तन होगा, उसमें वृद्धि होगी, कमी आएगी, स्थिर रहेगा या उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम जानते हैं, मतलब जो हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से पता है हमें कि जो हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू होती है MP की, वो होती है डेल फाई, ठीक है। और ये डेल फाई कहीं से भी, और ये जो डेल फाई होता है ये भी आपका डिपेंड करता है KP और AM पे, ठीक है, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल पे, ठीक है। तो ये कहीं से भी आपके
मॉड्यूलेटर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, यानी कि एफएम की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करता है। जब ये एफएम की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा तो ये हमेशा क्या रहेगा, आपका स्थिर रहेगा, ठीक है। यानी कि कब स्थिर रहेगा, जब मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इसका जो आंसर होगा वो आपका क्या होगा, स्थिर रहेगा। अगला क्वेश्चन है, पीएम की नॉइज़ इम्यूनिटी होती है, तो पीएम की नॉइज़ इम्यूनिटी जो होती है वो एएम से बेटर होती है और एफएम से कम होती है, ठीक है। तो आपका जो इसमें आंसर है वो क्या होगा, एएम से बेटर, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन से बेहतर और एफएम से कम, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें हमें क्या दिया गया, 9 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक फेज मॉड्यूलेटेड तरंग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एस ऑफ टी इजिकल टू 10 cos 2 पाई 1 इंटू 10 की पावर, मतलब 10 की पावर 8 है ये, टी प्लस 5 cos 2 पाई 1000 टी। इसमें पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा, ठीक है। तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तो जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वो क्या होता है, एस पी एम टी इक्वल टू ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस डेल्टा फाई कॉस 2 पाई एफ एम टी, या फिर इसी इक्वेशन को, क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा फाई फेज मॉड्यूलेशन के बराबर होता है, तो एस पी एम टी क्या हो जाएगा, ये ए सी कॉस 2 पाई एफ सी टी प्लस एम पी कॉस 2 पाई एफ एम टी। तो जो इक्वेशन यहाँ पे लिखा हुआ है और जो हमें इक्वेशन दिया गया है एस ऑफ टी, इसे हम कंपेयर करेंगे तो ये हो गया, हमने लिखा 10 cos 2 पाई इंटू 10 का पावर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 है, ठीक है। यानी आपके 10 की पावर, या आप लिख लोगे कि जो भी है, तो अपने इसमें 0 देख लीजिए कितना है, ठीक है। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 1 9 टी प्लस 5 cos 2 पाई 1000 टी, ठीक है। ये इक्वेशन हमें दी गई है। तो इसमें पूछा गया है आपका कि आपकी फेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होगा, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स, अगेन जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं इक्वेशन को, ये सेम मॉड्यूलेशन इंडेक्स एमपी, तो यहाँ पर जब हमने इक्वेशन कंपेयर किया तो यहाँ पर आपको एमपी की वैल्यू क्या निकल कर आ गई, 5। तो आपका जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होगा वो होगा 5। तो आपका आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, सेम क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है फेज विचलन, ठीक है। तो अगेन कि एक फेज मॉड्यूलेटेड तरंग को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है तो फेज विचलन होगा। तो अगेन आप स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे, क्योंकि फेज मॉड्यूलेशन और मॉड्यूलेशन इंडेक्स दोनों ही बराबर होता है। तो अगेन जब हमने कंपेयर किया तो 5 की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, अगेन 5, ठीक है। तो आपका आंसर बी सही होगा। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान बढ़ाने पर ट्रांसमिटेड पावर क्या होगी, ठीक है। तो अगेन जो पीएम में आपकी ट्रांसमिटेड पावर होती है, ठीक है, जो पीएम की पावर होती है वो भी आपकी हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट होती है, जो कि आपके पीटी इक्वल टू पीसी के बराबर होती है, ठीक है। तो अगेन आपका जो पावर होगा वो नियत रहेगी, वो मॉड्यूलेशन के इंडेक्स पे डिपेंड नहीं करती है। तो इसका आंसर आपका रहेगा नियत रहेगी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में है आपका, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, ठीक है। तो पहला है, पीएम के मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन परिपथ एएम की तुलना में जटिल होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका एकदम सही है, इसमें असत्य पूछा है तो ये वाला आपका सही है, तो ये ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है। बी नंबर, एफएम की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ पीएम की ट्रांसमिशन बैंडविड्थ एएम से अधिक और एफएम की बैंडविड्थ से कम होती है, तो ये भी सही है, ठीक है। तीसरा दिया हुआ है, पीएम में शोर का प्रभाव एएम की तुलना में ज़्यादा होता है, ठीक है। तो यही चीज़ आपका असत्य है, ठीक है, यानी सी नंबर। डी क्या है, पीएम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के मान में कोई प्रतिबंध नहीं होता, ठीक है। तो कोई प्रतिबंध नहीं होता कि आप मॉड्यूलेशन इंडेक्स की वैल्यू 1 से ज़्यादा रखो, कम रखो, ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो इसमें जो आपका आंसर है वो क्या होगा, आपका सी होगा, क्योंकि पीएम में शोर का प्रभाव एएम की तुलना में कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ कि पीएम में शोर का प्रभाव एएम की तुलना में ज़्यादा होता है, तो यही आपका असत्य है, ओके।
तो आज का यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन, आपके 12 क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए हैं। तो आप लोगों को ये मेरा चैनल अच्छा लगता हो तो आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें आगे के अपडेट्स के लिए, ठीक है। और इस पर लाइक और कमेंट भी ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।